हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी बीए द्वितीय वर्ष फोर्थ सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से मैंने प्लेटो ख़त्म कर दिया है। आज मैं यूनिट फर्स्ट से अरस्तु शुरू करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरस्तु की जीवनी, रचनाएं और अध्ययन पद्धति के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अरस्तु की तरफ। अरस्तु कौन था, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उसने कौन कौन सी अध्ययन पद्धति अपनाई, अपने रचनाओं को लिखने के क्रम में कौन कौन सी अध्ययन पद्धति अपनाई। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में 384 ईसा पूर्व में यूनान के स्टेगिरा में हुआ था। यूनान के स्टेगिरा में होता है। इसके पिता का नाम जो होता है निकोमेक्स होता है। निकोमेक्स होता है और माता का नाम, पिता का नाम निकोमेक्स होता है और माता का नाम फैस्टिस होता है। फैस्टिस था। तो अरस्तु के पिता का नाम निकोमेक्स, माता का नाम फेस्टिस था। जो निकोमेक्स होता है, अरस्तु का जो पिता होता है, वह मैसेडोनिया के राजा एमंटस तृतीय के दरबार में वैद्य होते हैं, राजवैद्य होते हैं। और चूंकि उसके पिता राजवैद्य होते हैं तो अपने पिता का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ता, अपने पिता का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ता है। अरस्तु भी चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करने लगता है। तो इस तरह से अरस्तु के ऊपर उसके पिता निकोमेक्स का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब अरस्तु 17 वर्ष की आयु में होता है या 18 वर्ष की आयु का होता है तो उसके पिता निकोमेक्स की मृत्यु हो जाती है। फिर माता फैस्टिस की भी मृत्यु हो जाती है। फिर अरस्तु प्लेटो के एकेडमी में चला जाता है। अध्ययन करने के लिए प्लेटो के एकेडमी में अध्ययन करने के लिए चला जाता है। प्लेटो के एकेडमी में अध्ययन करने के लिए चला जाता है और जब अध्ययन करने के लिए चला जाता है तो वहाँ वह 20 वर्ष तक रहता है। 20 साल तक रहता है। 20 साल तक रहकर प्लेटो के एकेडमी में वह सीखता है, अध्ययन करता है, फिजिक्स का अध्ययन करता है, ज्योतिष का अध्ययन करता है, तर्कशास्त्र का, दर्शन शास्त्र का इत्यादि विभिन्न विषयों का 20 वर्ष तक वह प्लेटो के एकेडमी में रहता है और अध्ययन करता है। अरस्तु इतना विद्वान होता है कि प्लेटो अरस्तु के कमरे को विद्यार्थी का घर कहता है। तो अरस्तु जो था वह बहुत अत्यधिक बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था। प्लेटो उससे काफ़ी प्रभावित होता है, अरस्तु से काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस तरह से अरस्तु प्लेटो के एकेडमी में शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तु ये चाहता था कि एकेडमी का अध्यक्ष बने, लेकिन अरस्तु को न बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को एकेडमी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद वह एकेडमी से निकल जाता है और अपने एक साथी खेनोक्रेटीज के साथ, उसका एक साथी होता है खेनोक्रेटीज के साथ वह अस्सास नगर चला जाता है और उस अस्सास नगर में राजा होते हैं हर्मियस राजा होते हैं। हर्मियस के राज में चला जाता है और वहाँ वह इनके अधीन सेवा करने लगता है। हर्मियस के अधीन वह सेवा करने लगता है और जब हर्मियस के अधीन सेवा करने लगता है तो हर्मियस अपनी दत्तक पुत्री पिथियास से शादी कर देता है। तो अरस्तु के पत्नी का नाम फिथियास था। अरस्तु के पत्नी का नाम क्या था? पिथियास है, यानी कि वह पिथियास से शादी कर लेता है। हालांकि पिथियास की मृत्यु के बाद अरस्तु ने दूसरी शादी भी की थी, उसका नाम था हिपिलस। और हिपिलस से अरस्तु को एक बच्चा पैदा होता है
जिसको कि वह निकोमेक्स, यानी कि अरस्तु अपने पिता से इतना प्रभावित होता है कि अपने पुत्र का नाम भी निकोमेक्स ही रख देता है। यानी कि अरस्तु की 2 शादियाँ थी, एक पिथियास था, दूसरी पत्नी हिपिलिस थी। अब अरस्तु एशास नगर में रहने लगता है, लेकिन वहीं एशास नगर के बाद उसके जो मेसिडोनिया के राजा होते हैं, मेसिडोनिया के राजा, यानी कि अरस्तु के पिता के समय मेसिडोनिया के राजा होते हैं एमंटस मेसिडोनिया के राजा होते हैं, एमंटस तृतीय, या इनको हम कहते हैं अमिटान्स तृतीय कहते हैं। एमंटस तृतीय का जो पुत्र होता है फिलिप द्वितीय, इसका पुत्र होता है सिकंदर, या हम जिसको एलेक्जेंडर कहते हैं, सिकंदर या जिसको हम एलेक्जेंडर कहते हैं। तो मेसिडोनिया का राजा फिलिप द्वितीय अब अरस्तु के प्रतिभा से प्रभावित हो जाता है। वह देखता है कि अरस्तु बहुत विद्वान है और वह विभिन्न विषयों का ज्ञाता है। तो अरस्तु को वह अपने दरबार में बुला लेता है, लगभग 346 बीसी में 346 बीसी में अरस्तु को अपने दरबार में बुला लेता है और फिर सिकंदर का गुरु हो जाता है। सिकंदर उसमें 13 वर्ष का होता है। जब अरस्तु के अधीन सिकंदर अध्ययन करता है तो सिकंदर की उम्र जो होती है वह 13 वर्ष की होती है और 13 वर्ष का उदंड बालक होता है। जो फिलिप द्वितीय होता है वह सिकंदर से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि कोई भी शिक्षक उसको पढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में वह अरस्तु को बुलाता है और अरस्तु से कहता है सिकंदर को शिक्षा देने के लिए, और अरस्तु को इसमें सफलता मिल जाती है। अरस्तु को सिकंदर को पढ़ाने में सफलता मिल जाती है और अरस्तु और सिकंदर का संबंध ऐसा हो जाता है जैसा कि प्लूटार्क का कहना है, दोनों में पिता पुत्र का संबंध था। यानी कि अरस्तु भी सिकंदर को बहुत मानता था और सिकंदर भी अरस्तु को बहुत मानता था। दोनों का एक दूसरे से गहरा प्रेम था, यानी कि पिता पुत्र की तरह से प्रेम था। और अरस्तु का ही यह प्रभाव था कि सिकंदर विश्व विजयी बनकर लौटा था। फिर वह 336 बीसी में सिकंदर गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और 336 बीसी में सिकंदर गद्दी पर बैठ जाता है और अरस्तु 335 ईसा पूर्व में एथेंस वापस आ जाता है और वहाँ पर लाइसियम की स्थापना करता है या लीशियम की स्थापना करता है, एकेडमी शिक्षण संस्था की स्थापना करता है। एथेंस आ जाता है, शिक्षण संस्था की स्थापना करता है और वह इस शिक्षण संस्था का अध्यक्ष 335 ईसा पूर्व से अपनी मृत्यु तक, यानी कि 322 ईसा पूर्व तक बना रहा। अरस्तु का जन्म कब होता है? 384 बीसी में और उसकी मृत्यु होती है 322 बीसी में, यानी कि वह 62 वर्ष तक जीवित रहा। अरस्तु 62 वर्ष तक जीवित रहता है। तो अरस्तु जो लीशियम की स्थापना करता है एथेंस में आकर, वह एक बहुत ही विशाल विद्यापीठ होती है या उसको हम विश्वविद्यालय कह सकते हैं। उस समय का वह विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसमें करीब 400 के आसपास जीव जंतु थे और उसके शिष्य सिकंदर से अरस्तु को आर्थिक सहायता मिला करती थी। उसके सेवा में सिकंदर ने हजारों दासों को भेज दिया था। उसके लीशियम में अनेकों दास थे, अनेक प्रकार की जीव जंतु थे, सभी लोग उसको व्यवस्था करने में लगे रहते थे। यानी कि अरस्तु क्या था? उस एकेडमी का, उस लीशियम का या उस विश्वविद्यालय का वह क्या था? वह मालिक था। तो जब वह उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होता है तो वह अनेक प्रकार की जीव जंतुओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करता है, फिजिक्स का अध्ययन करता है, जूलॉजी बॉटनी का अध्ययन करता है, विभिन्न विषयों का अध्ययन अरस्तु करता है। तो जब सिकंदर पर गद्दी पर बैठता है तो ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के विश्व विजय अभियान के साथ अरस्तु भी उसके साथ आया था, अरस्तु भी उसके साथ निकला था। फिर जब सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में 323 बीसी में
मर जाता है, यानी कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो जो मैसेडोनिया के हैं, जो मकदूनिया के हैं, मकदूनिया विरोधी अभियान शुरू हो जाता है और इसमें अरस्तु को भी दोषी पाया जाता है, क्योंकि सिकंदर ने एक व्यक्ति को फांसी दे दी थी और सिकंदर से उसके नागरिक विरुद्ध थे। सिकंदर से उसके नागरिक विरोध में हो जाते हैं और सिकंदर का विरोध करने लगते हैं, लेकिन सिकंदर इतना महान था कि उनके विरोधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन 323 ईसा पूर्व में जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है वैसे ही मकदूनिया विरोधी अभियान प्रारंभ हो जाता है और अरस्तु को भी दोषी माना जाने लगता है और अरस्तु एथेंस छोड़कर भाग जाता है। वह एथेंस छोड़कर इयोबिया भाग जाता है। इयोबिया भाग जाता है। इयोबिया 323 बीसी में इयोबिया भाग जाता है। इयोबिया भाग जाता है। इयोबिया भाग जाता है और वहीं पर अंतिम समय तक वह रहता है। वहीं पर अंतिम समय तक रहता है। अरस्तु यह कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दूसरी बार दर्शन के विरुद्ध अपराध करने नहीं दूंगा। मैं एथेंस वासियों को दूसरी बार दर्शन के विरुद्ध अपराध करने नहीं दूंगा। तो इस तरह से अरस्तु एथेंस से भाग जाता है और भागकर अपने मित्र के साथ इयोबिया चला जाता है और अंतिम समय तक वहीं रहता है। जैसा कि लार्टियस का कहना है कि अरस्तु अपने अंतिम समय में इतना निराशा अरस्तु को हो गई थी, इतना अपने जीवन से निराशा हो गई थी कि उसने विष पान करके आत्महत्या कर ली। लेकिन जो भी हो, अरस्तु जो है 322 ईसा पूर्व तक वह जीवित रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु का जो जीवन था कभी सुखमय रहा, कभी संघर्षमय रहा। अरस्तु सिकंदर का गुरु होकर सिकंदर से काफ़ी लाभ प्राप्त किया और काफ़ी उसने उत्थान भी किया। अपने लिशियम का या लाइसियम का काफ़ी उत्थान भी किया, यानी कि उसके लाइसियम में, उसके विश्वविद्यालय में अनेकों विषय, साहित्य, दर्शन, अनेकों विषयों पर ज्ञान कराया जाता था। अनेकों विषयों पर ज्ञान कराया जाता था। तो जिस तरह से प्लेटो के समय एकेडमी अपने चरम पर थी, प्रसिद्धि के चरम पर थी, वैसे ही अरस्तु के समय जो लिशियम था वह भी प्रसिद्धि के चरम पर था। तो अरस्तु का जन्म कब होता है? 384 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब होती है? 322 ईसा पूर्व में। अरस्तु के पिता कौन होते हैं? निकोमेक्स होते हैं। माता का नाम क्या था? फेस्टिस था। वह प्लेटो की एकेडमी में 20 वर्षों में चला जाता है। 20 वर्षों तक वह प्लेटो के एकेडमी में रहता है। तो यह अरस्तु का संक्षिप्त परिचय है। अब आइए देखते हैं रचनाओं को। अरस्तु ने करीब 400 के आसपास रचनाएं लिखी। ऐसा कहा जाता है, अरस्तु के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी से यह ज्ञात होता है कि अरस्तु करीब 400 रचनाएं लिखी, जिसमें से कुछ अज्ञात हैं। जो ज्ञात है, जो उपलब्ध है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। रचनाएं, उसकी पहली ग्रंथ है पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है यह राजनीति पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और पॉलिटिक्स लिखने के कारण ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। पॉलिटिक्स लिखने के कारण ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर उसने एथेंस का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। फिर साहित्य पर उसने लिखी एंडीमेकस, प्रोटोपिकस, रिहेटोरिक, इथिक्स। तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र पर उसने लिखा द प्राचर फिजिक्स कैटेगोरीज, इंटरप्रिटेशन, द प्रोटेस्टेरियर, एनालिटिक्स। ये अरस्तु की पुस्तक है। भौतिक विज्ञान पे उसने मेट्रोलॉजी लिखी। शरीर विज्ञान पर उसने हिस्ट्री ऑफ एनिमल लिखा और इसके अलावा 10 और पुस्तक लिखी। 10 और पुस्तकों का विवरण मिलता है। तो ये रचनाएं हैं अरस्तु की। ये अरस्तु की पुस्तक है। लेकिन अरस्तु की जो हम लोग पढ़ते हैं अरस्तु की पुस्तक, वह केवल पॉलिटिक्स ही पढ़ते हैं। अरस्तु की राजनीति पर, दर्शन पर जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वह सब पॉलिटिक्स के अंतर्गत हैं। पॉलिटिक्स जो विभिन्न अध्यायों में विभक्त है और विभिन्न अध्यायों में विभिन्न विषयों का उल्लेख किया गया है, विवरण दिया गया है। आइए हम देखते हैं अरस्तु के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ता है। तो अरस्तु के ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ता है सुकरात का। चूँकि सुकरात किसका गुरु था? प्लेटो का।
तो प्लेटो का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, तो प्लेटो के ऊपर सुकरात का प्रभाव पड़ा था, सुकरात की डायलेक्टिक पद्धति का प्रभाव पड़ा था, और प्लेटो ने डायलेक्टिक पद्धति को अपनाया था, लेकिन अरस्तु डायलेक्टिक पद्धति को अपनाता नहीं है। तो सुकरात का प्रभाव होता है, प्लेटो का प्रभाव होता है, डेमोक्रिटस का प्रभाव पड़ता है। डेमोक्रिटस का प्रभाव होता है। डेमोक्रिटस के बाद पाइथागोरस का प्रभाव अरस्तु के ऊपर परिलक्षित होता है। पाइथागोरस का प्रभाव होता है। इसके अलावा हिप्पोक्रेटस का प्रभाव होता है और हेराक्लिटस का होता है। हिप्पोक्रेटस और हेराक्लिटस का प्रभाव होता है। पाइथागोरस, हिप्पोक्रेटस, हेराक्लिटस और साथ ही साथ वह एपिक्यूरस का भी अध्ययन किया था। तो इन विचारकों का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ता है। पद्धति, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वह वैज्ञानिक है। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसा कि विल डुरांट कहते हैं कि अरस्तु ने प्रत्येक मोड़ पर प्लेटो का खंडन किया, क्योंकि वह अपनी रचनाओं के प्रत्येक पृष्ठ पर उसका ऋणी है। अरस्तु ने प्लेटो का खंडन किया, यानी कि प्लेटो का भयंकर आलोचना अगर की है तो वह अरस्तु ने की है। तो अरस्तु चूंकि प्लेटो का ऋणी है, इसीलिए वह आलोचना करता है। वहीं इटालियन कवि दांते कहते हैं सुकरात के बारे में कि वह ज्ञानियों के गुरु हैं। इस अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित किया, और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित करने के पूर्व वह आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। अपने अध्ययन में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति की खोज की थी, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया था। प्लेटो निगमनात्मक, इसको हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं, आदर्शवादी भी पद्धति कहते हैं, लेकिन आगमनात्मक पद्धति में को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति इत्यादि सारी पद्धतियाँ आती हैं। यानी कि ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और विश्लेषणात्मक। अरस्तु ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वह प्लेटो की तरह संवादात्मक शैली में नहीं लिखे हैं, वह निबंधात्मक शैली में लिखा है। अरस्तु के जो ग्रंथ हैं वह निबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो वह आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत अपने विषय का अध्ययन करता है, वह इतिहास का अध्ययन करता है, और फिर इतिहास के आधार पर वह वर्तमान का संबंध स्थापित करता है। वहीं वह पर्यवेक्षण करता है, प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, वहीं अन्य देशों का तुलना करता है, जैसे कि विश्लेषण भी करता है। जैसे 158 देशों का संविधान का अध्ययन करता है, 158 देशों के संविधान का वह अध्ययन करता है। उसके पश्चात ही अपना संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और जब संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उसमें वह पॉलिटी को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी है। पॉलिटी को, यानी कि मध्य वर्ग तंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी है। तो अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अरस्तु के राजनीतिक विचारों में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अरस्तु के जो राजनीतिक विचार हैं उसमें पहला आता है आपका राज्य संबंधी विचार। आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करना है। संपत्ति संबंधी विचार, जैसा कि प्लेटो ने भी संपत्ति पर अपने विचार प्रकट किए हैं, अरस्तु ने संपत्ति पर अपने भी विचार प्रकट किए हैं। दोनों की धारणाएं अलग अलग हैं,
दास प्रथा संबंधी विचार। चौथा है नागरिकता संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार। परिवार संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार। छठा है कानून संबंधी विचार। सातवां है न्याय संबंधी विचार। आठवां है शिक्षा संबंधी विचार। और नौवां है संविधान संबंधी विचार, संविधान का वर्गीकरण। नौवां क्या है? संविधान का वर्गीकरण। और 10वां है क्रांति संबंधी विचार, क्रांति संबंधी विचार। फिर 11वां है आदर्श राज्य, आदर्श राज्य। इतने आपको अध्ययन करना है। अरस्तु में क्या क्या आपको अध्ययन करना है? राज्य संबंधी विचार। एग्जाम में आ सकता है कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए, या अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए, या दास प्रथा को बताइए, या अरस्तु के नागरिकता को स्पष्ट कीजिए, अरस्तु के परिवार संबंधी धारणा को स्पष्ट कीजिए, अरस्तु के कानून संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए, अरस्तु के न्याय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, संविधान का वर्गीकरण, अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण का या राज्यों के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए, अरस्तु के आदर्श राज्य का उल्लेख कीजिए। ये इतने सारे आपको पढ़ने हैं। मैं अपने वीडियो के अंतर्गत इन सभी विषयों को, इन सभी टॉपिक को, अरस्तु के इन सभी विचारों को एक एक करके बताता जाऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। तो मेरा अगला वीडियो जो होगा अरस्तु के राज्य संबंधी विचार पर होगा, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार पर होगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।